इस मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को दिखाया जाता है जो अपने बेटे बेन की बर्थडे से ब्रेक करने के लिए ग्रेबियन सी पे आए थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। जूलियन एनी बेन की मौत स्विमिंग करने के लिए समुद्र में जंप कर देती है, जबकि बेन और उसके डी डॉम फिशिंग में बिजी थे। अचानक को स्विमिंग करते हुए ऐसा फील हुआ जैसे कोई बड़ी सी चीज उनके एक एक चक्कर लगाने लगी हो। जब उसने देखा तो समुन्दर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तभी किसी ने उसे एकदम से समुन्दर के अंदर खींच लिया। सेम उसी टाइम पर इंस्ट्रूमेंट भी इन्हें खतरे की साइन देने लगे थे। भाई बहन और टॉम ने उन पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो फिशिंग कर रहे थे। डूबते हुए जूलियन अपने आप को बचाने की कोशिशों के साथ साथ टॉम को बहुत आवाज देती है, लेकिन किसी का भी उस पे ध्यान जाता ही नहीं। अब तो जूलियन को ऐसा लिखने लगा था कि जैसे पानी पीछे पीछे जा रहा हो और साथ साथ पानी के वो भी। अब किस्मत से दो जूलियन को टॉम ने भी नोटिस कर लिया और पानी में जाम कर दी। उसे बचाने के लिए बेन भी ऑन कहते हुए उसे उन दोनों के करीब ले आया ने। जहाँ जूलियन को डूबने से बचाया वहीं बेन पर मिल गए। इन दोनों को के ऊपर खींचा और फेंक ही जाकर जूलियन की जान बच पाई। पे सेफ वापस आ गई तो हम 1 मिनट बाद किसी पे गुस्सा कहता है कि ध्यान कहाँ था तुम्हारा, जब बताया है कि जो भी स्विमिंग के लिए जाएगा उस पर कोई एक ध्यान रखेगा तो क्यों नहीं दिया। ध्यान अगर मैं जाती तुम्हारी मॉम तो कैसी खुद भी गिल्टी थी उसके सॉरी करने के बाद अभी इसको भुलाने की कोशिश करते हैं और रात में का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी टाइम कैसी के बॉयफ्रेंड की कॉल, वो नोटिस कहते हैं कि शहर में बहुत बुरा तो फहाना रहा था, जो देखकर 1 मिनट के लिए वो परेशान हुई क्योंकि वो इस टाइम सेफ जगह पे तो बिल्कुल नहीं थी। वो जाकर की बात अपने मॉम डैड को बताती है और ये सब अब सेफ्टी चेक करने का डिसाइड करते हैं। जो कहते हुए इन्होंने नोटिस किया कि फेल्स और शार्क्स इनके ईद के मंडला रही थी और टॉम के अकॉर्डिंग फेल्स या शार्क ऐसा किसी तूफान के आने से पहले ही कहती हैं क्योंकि उन्हें लहरों का अंदाजा नहीं हो पाता। अब आने वाले तूफान का अंदाजा इन्हें हो चुका था, उससे तो इन्हें निपटना था ही, लेकिन उससे पहले इन शार्क से निपटना था। इन्हीं की बातों के दौरान एकदम से उनकी को एक जोरदार झटका लगता है, जिसे चेक करने के लिए अब टॉम पानी में गया। दोस्त ने देखा शार्क पे एक बहुत ही सुए डंडा चुका था जो जरूर किसी शार्क ने किया था। वे चेक करते ही टॉम जब अपनी पे वापस आया तो वो बुरी तरह सक में था। जूलियन उसके जख्मों पे स्ट्रीचेस लगाती है और ये टॉम इन सब को बुरी खबर देता है कि दंड देने की वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेफ ऑप्शन इनके पास यही था कि किसी को मदद के लिए बुलाएं, लेकिन सिग्नल्स भी बंद हो चुकी थी। यहाँ तक कि का रेडियो भी कोई सिग्नल पिक नहीं कर रहा था। इस मुश्किल कंडीशन में डॉम अपने खाने पीने के सामान को चेक करने लगता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन के लिए पीने का पानी था और कुछ नहीं, लेकिन टॉम को ये तसल्ली थी कि वो शिपिंग रूट पे है। यहाँ से शिप्स अक्सर गुजरती रहती है, कोई ना कोई उन्हें देख लेगा। इनकी इन्हीं बातों के दौरान अचानक भाई से इन्हीं शोरदार आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर जब इन्होंने देखा वो एक मेट्रॉइड बिल्कुल जमीन से टकराने वाला था और इनकी शिप की तरफ जा रहा था। उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी ओर का इंजन कर देता है, ना कि वो जानता था अगर उसने ऐसा किया तो उसकी शिप तबाह हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और का इंजन तबाह हो गया। एक दूसरा मेट्रॉइड भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। अपने आप को बचाने के लिए कुछ और तो कह नहीं सकते थे, इसीलिए ये लोग तेजी से निचले हिस्से की तरफ चले गए और लाइफ चेकर्स भी इन्होंने पहन ली। जिसके बाद बस इन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी और ये सब बेहोश हो गए। इन्हें जब होश आया तो ये सब जिंदा थे। छोटे तो इन्हें बेशक आए थी, लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि अब इनकी बोट के अंदर एक बहुत बड़ा होल होने के बावजूद भी इनकी बोट के अंदर बिल्कुल पानी नहीं था। डॉम और बेन ने जब बाहर जाकर देखा तो इनकी बोट एक सहराई पत्थरीली इलाके में आ गई थी। ये जगह बिल्कुल बदल चुकी थी। जहाँ पानी था वहाँ अब बस मिट्टी के पहाड़ रह गए थे। टॉम जल्दी से अब कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखने लगा। तब जाकर उसे पता चला कि जमीन के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई है। जमीन के सभी पोल्स चेंज हो गए हैं। जमीन के नॉर्थ पोल पे साउथ पोल आ गया था, जबकि साउथ पोल पे नॉर्थ पोल चला गया था, और ऐसे ही जहाँ पर सहरा थे समुद्र का सारा पानी वहाँ शिफ्ट हो गया था और अब समुद्र की जगह सहरा बन चुकी थी। और ये चीज रियलाइज होते ही सबके सब शॉक रह गए। एक कोई दिल दहला देने वाली बात ने ये बताई, ये सारे प्रोसेसर में ह्यूमैनिटी यानी इंसान मारे गए होंगे। जैसे को इस सारी खबर से इतना बुरा शौक लगा था कि उसने अपनी हवस खोती थी। वो अब एक कैबिन में अपने आप को बंद कर लेती है और किसी से बात नहीं करती। अब जूलियन अपने बचे बुचे खाने को इकट्ठा करने लगती है, जबकि बैंड बहुत सारे अपने बर्डी के बेलू हवा में उड़ाता है कि कहीं अगर कोई इंसान जिंदा होगा तो वो उनकी मदद को आ जाएगा। जबकि रेडियो के जरिए किसी से बात करने की कोशिश करता है, किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एक्सपेक्ट तो वो यही कह रहा था कि कोई रिस्पांस नहीं आएगा, लेकिन हैरान गुण तौर पर उसे एक रिस्पांस मिला, और ये रिस्पांस एक कैप्टन ने दिया था जो इस वक्त एक छोटी से सबमरीन में था और समुंदर के ऐसे शिफ्ट होने की कहानी वो भी जानता था, क्योंकि वो भी टॉम की फैमिली की तरह सबमरीन में था। इसीलिए वो इस हादसे में बच गया।
गया। कैप्टन को बताते हैं कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए हैं वो तकरीबन 1 हफ्ते बाद वहाँ पे अपनी जगह पे आ जाएंगे। ऐसे समुंदर भी पाप इस अपनी जगह पे आएगा और उस वक्त इसकी लहरियत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगी। इसीलिए कैप्टन टॉम को मशविरा देता है कि तुम कोई ऊंची सी जगह ढूंढो और वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा है। ये बात सुनते हुए जो फौरन अपने बच्चों को पैकिंग करने को कहती है, जबकि डॉग कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है आपकी सेवरिन के अंदर भी बचने के चांसेस ज्यादा है, क्या आप हमारे बच्चों को रख सकते हैं? तब कैप्टन बताते हैं कि वो ये करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि उसकी सेवरिन बहुत छोटी है, उसका यहाँ पे एक साथ ही माना गया है और ऐसे बस एक ही इंसान की जगह उसके के अंदर है या टॉम कैप्टन की करता है। प्लीज आप दोनों बच्चों को एडजेस्ट कर लो, इसके बदले में आप मेरे से जो मदद चाहेंगे मैं आपकी करूंगा। कैप्टन अब उसकी बात मान गए थे। टॉम अब उसके लोकेशन का अंदाजा लगता है और को बताता है कि वो सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर वहाँ होंगे, यानी समुंदर की लहरों के वापस आने से पहले पहले ये लोग अपने बच्चों को सही सलामत समर रिंग तक पहुँचा देंगे, जिसके बाद उनकी जान बच जाएगी। अगली स्वभाव की पूरी फैमिली अब अपने सफर को तैयार थी। डॉम ने देखा कि दूर से ही एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ यहाँ चला रहा है। डॉम ने नोटिस किया ये वो आदमी था, इसीलिए टॉम ने उसकी मदद करना चाहिए, उसे पानी भी दिया। आदमी ने वो पानी पीते ही उल्टा टॉम का शुक्रिया करने के बजाय उसी के ऊपर हमला कर दिया और ये चीज दूर खड़ी की जूलिया देख चुकी थी। वो आदमी बुरी तरह अपने हाथ में पड़े हुए कंजे को टॉम के अंदर स्टैक कहते हुए उसे मार चुका था। अपने हस्बैंड को तो वो बचा नहीं पाई थी, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए वो के अंदर शादी है और उन्हें खतरे के बारे में बताते हुए दोनों को कैबिन में छुपा दिया और फिर कैसी कोई प्लेयर गंदी और कहा कि इसे तभी चलाना जब तो हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि यार्ड के अंदर उनके इस रूम के दरवाजे तक भी पहुंच गया। उससे बचने के लिए जूलियन खुद एक वॉशरूम में चली जाती है और यहाँ जाकर अपने जख्मों को सीने लगती है। इतने में वो ले यार्ड की छानबीन करना शुरू कर देता है और उसे जैसे ही खाने को कुछ मिलता है तो उसने तेजी से वो खाना शुरू कर दिया। नासा ही था कि वो कई दिनों का भूखा है। खाने के बाद जब जूलियन को मारने के लिए उसके पीछे गया तो दोस्त ने देखा कि जहाँ से बात आ रही थी वो बोट में हुए सुराग से निकलकर भाग चुकी थी, लेकिन उसकी बदकिस्मतेजियों से स्किलर के ने देख लिया जो उस पर भौंकने लगता है और उसे चुप करवाने के लिए जूलियन उसे मार देती है और खुद बोट के नीचे छुप जाती। वैसे तो वो किलर को ना मिलती, लेकिन किलर ने जब दूर अपने डॉग को मारा दिखा तो वो समझ गया कि जूलियन बोट से बाहर। अब जैसे ही किलर उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतर, जूलियन बोट की दूसरी तरफ से एक दूसरे टूटे हुए शीशे को अपना रास्ता बनाते हुए बोट के अंदर आ गई, लेकिन उसकी बदकिस्मती थोड़ी ही देर में पकड़ी गई। वो किलर के हाथों में उसे बालों से पकड़ के खूब टॉर्चर करता है, उसका गला दबाने लगता है, जबकि जूलियन अपने आप को पहचानने के चक्कर में उसके साथ लड़ने लग जाती है। कैसी जो कैबिन से ये सब कुछ देख रही थी उसे लगा ये सही मौका है फ्लोरकन यूज करने का। उसने यहाँ पे फ्लोरकन चला दी जिससे उस आदमी को तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनकी यॉर्ट चलने लगी। अब अपने आप को बचाने के लिए जूलियन जल्दी से अपने दोनों बच्चों को ले गई, इस ओर से निकल गई जहाँ से बाहर निकलते हुए उस किले ने दोबारा जूलियन के ऊपर हमला किया, लेकिन इसमें तबाह जूलियन ने अपने टांग से पीछे धकेलते हुए अपने आप को फ्री करवा लिया। अपने डैड की डेड बॉडी को देख के रोने लगी। उन्होंने ये सब नहीं सोचा था जो उनके साथ हो चुका था। मैन को लग रहा था कि ये सारा उसका फिसूर है, न वो कलरफुल बैलून छोड़ता और न ही ये इंसान उन्हें देखकर यहाँ तक आता। अर्जुन भी अपने हस्बैंड के पास रो ही रही थी कि तभी उसने देखा ये किलर जलते ही से बाहर निकल आया है। यहाँ रुकना बहुत बेवकूफ था। वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भागते हैं। भागते भागते ये लोग काफी थक चुके थे। ये लोग एक पहाड़ी के पीछे अब आराम करने के लिए रुकते हैं। उस किलर ने इनका पीछा छोड़ दिया होगा। यहाँ पर भी पेन बस रो ही रहा था और कैसे उसे हौसला देते हुए थोड़ा सा पानी देती है, लेकिन ये पानी से भी इनकार कर चुका था। अभी उन लोग ये सब बात ही कर रहे थे। जूलिया ने देखा कि किलर अभी भी उनके पीछे है। ये तीनों जल्दी से किलर से बचने के लिए आगे भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग थक भी चुके थे, लेकिन नीचे जब भी देखते तो किलर इनके पीछे ही होता। किलर से बचने के लिए ये लोग रुकते नहीं और भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते जिस जगह पर जहरीला पानी मौजूद। यहाँ पर उन्हें कुछ भी हो सकता था, लेकिन जूलियन यहीं से आग के गुजरने का अपने बच्चों को ऑर्डर देते। यहाँ से निकलते ही पेन की हालत खराब हो गई और जूलियन को रियलाइज हुआ कि बैंक डिहाइड्रेटेड हो। उनके पास आने की आखिरी बोली थी जो उन्होंने बैंक को दे दी, लेकिन इतने से पानी से कुछ होने वाला नहीं। इस पॉइंट पे आके कैसे बिल्कुल अपने आप उसे अब भरोसा नहीं रहा था कि वो लोग जिंदा भी रहेंगे या नहीं। वो अपनी मौत को मान इन सब से वो यही मानने को कही है, लेकिन जूलियाना उसे कहती है मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करो, हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बच्चा लूंगी। के कहने पर कैसी और बहन ने दोबारा चलना शुरू किया और थोड़ी ही दूर जाने पे इन्हें एक प्लेन दिखा जो सालों पहले कभी तबाह होकर समुद्र में गिर गया
होगा ये लोग। इस प्लेन के अंदर छुप जाते हैं और जूलियन यहाँ पर आखिरी मर्तबा अपनी फैमिली फोटो देखते हैं जो इन्होंने कल रात ही ली थी। इस फोटो को देखते हुए सब डॉन को याद कर रहे थे। रात भी काफी हो चुकी थी, ये लोग थके हुए भी थे। जैसे ही और बैंड सो गए और जूलियन बेचैनी में उठ के इस प्लेन से बाहर आ गई, जहाँ उसने देखा कि रात के इस अंधेरे में भी किले ने उनका नहीं छोड़ा था। किलर भी उसे देख चुका था। यहाँ पर जूलियन सोने की एक्टिंग करती है और जैसे ही किरण उसके करीब आता है तो जूलियन 4 रन उठकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और ऐसे ही उसे स्टेप करते हुए मार डालते हैं। आखिर उनके सिर से ही ये खतरा टूटाला जूलियन भी अब सुकून की नींद सोई और सुबह जब ये लोग उठे तो इन्होंने देखा एक की बॉडी बहुत बुरी हालत में थी और इससे इन्हें अंदाजा हो गया कि ये सारी समुद्र भी बहुत खतरनाक है। अब इन्हें उस सेमिन तक जाना था जहाँ पर एक कैप्टन था, अब जो जिस टाइम तक मैप दिख रही थी। आगे पढ़ने के लिए पेन को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी हुई थी। वो जाके पास के तालाब में पानी पीने लगता है। हालांकि जूलियन ने उसे यहाँ से पानी पीने से मना किया था, ये जहरीला तालाब था, लेकिन बेन को तो इतनी प्यास लगी थी कि उसने एक नहीं सुनी और जबरदस्ती जूलियन को उसका सर पकड़ के बाहर निकालना पड़ा। ये पानी पीने की वजह से बेन बीमार हो चुका था। अब जूलियन और कैसी उसके लिए एक शेल्टर बनाते हैं जहाँ पर अभी इन्होंने कुछ देरी आराम किया था कि अचानक जूनियर को अजीबोगरीब आवाज से आने लगी। बाहर जाकर जब उसने देखा तो बहुत सारे क्रेब्स उन्हीं की तरफ पड़ रहे थे। उनसे बचने के लिए उन्होंने भागना शुरू किया और डोर इन्हें एक बहुत बड़ी शेप नजर आई। एक कार्गल शिप थी जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स भी थे। इन्हीं कंटेनर्स के अंदर कुछ लोगों ने बना ली हुई थी। इन तीनों को देखते ही वो सारे के सारे लोग एक कंटेनर में जाकर उसे लॉक कर देते हैं और जूनियन तिरवास्था खोलने के लिए मदद मांगने के लिए रह जाती है। रैप्स का एक बड़ा तूफान अब इनके पीछे था। पेन से बचने के लिए पेन और कैसे के ऊपर चढ़ गए और ने भी ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन तब तक एक क्रैब उसे काट चुका था, लेकिन उसे हटाते हुए ऊपर आ गई। उसने अपने जख्मी पांव को अपने के साथ बांध दिया और फिर बेहोश हो गई। पेन और कैसी ने देखा कि वो क्रैब्स उस कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले गए थे और वहाँ के लोगों पर उन क्रैब्स ने पूरी तरह हमला कर दिया। हालांकि जिन लोगों के पास वेपन्स थे उन्होंने वेपन्स के जरिए उन क्रैब्स को मारने की कोशिश तो की, लेकिन वो कितने भी क्रैब्स को मारते थे। सुबह हुई और जूलियन को होश आया। उसने देखा कि उसकी दोनों बच्चे यहाँ नहीं हैं। वो बुरी तरह डर गई क्योंकि ये इतनी खतरनाक जगह थी कि कोई भी मर सकता था। जूनियर उनको खोने की वजह से रोने लगी थी, लेकिन तभी दूर से उसे कैसी और बैन आते दिखाई दिए जो असल में खाने और वेपन्स की तलाश में गए थे और अब क्रैब्स भी यहाँ से नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि वो यहाँ से आगे शिफ्ट हो गए थे। जूलियन की जान में जान आती है। जूलियन अब अपने क्रैब के घाटे जख्मों का ध्यान करती है जबकि बहन अपने इकट्ठे किए हुए वेपन्स को देखने लग जाता है। अब जूलियन अपने रेडियो के जरिए कैप्टन से कांटेक्ट करती है जो उसे बताता है कि उसके ऊपर भी ने हमला कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा कश्मी है, वो अब इनकी मदद नहीं कर सकता। साथियों ने अब जूलियन को ये भी बताया था कि समुद्र जल्द ही अपनी जगह पे वापस आने वाला है, इसीलिए तो ये सारी वापस आ गई है। अब तो इन्हें ये भी नहीं पता था कि उस तक पहुंचने के लिए इन्हें किस डायरेक्शन में जाना है क्योंकि इनका मैप भी सारी भागम दौड़ी में घूम चुका था। इसीलिए कैप्टन अब हवा में प्रिय गन से शूट करता है और बेन वो डायरेक्शन देख लेता है। ये लोग तेजी से अब सेमरिन की तरफ पड़ते हैं। दूर उन्हें अब छोटा सा येलो सेमरिन ने सिर आपे किया था, लेकिन उस तक पहुंचता अब नहीं नामुमकिन लगने, जो कि समरीन तक पहुंचने के लिए इन्हें टॉक्सिक वेस्ट के ऊपर से गुजरना पड़ता, जहां से गुजरते हुए ही ये लोग बीमार हो सकते। अब तो कैसे को जूनियन की बातें बकवास लगने लगी थी कि वो अपने बच्चों को पचा लेगी। ये लोग यहाँ पे बहस कहते हैं और जूनियन डांटी कैसे कहते हैं। चलो आगे बढ़ो। चलते हुए इनकी किस्मत एक और का साथ छोड़ देती है और वहाँ इन पहाड़ों के दरमिया में स्लाइडिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से जूलियन जो सबसे पीछे थी उसके आगे आकर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया और वो वहीं पर फंस गई जैसी उसके बगैर आके नहीं बढ़ना चाहती थी। लेकिन तब जूलियन ने उसे कसम दे दी कि तुम हाल में अपने भाई को बचाओगी। कैसी अपने भाई को लेकर आंखें पचाती है और ये लोग जब समरीन तक पहुंचते हैं तो वहाँ इन्हें कोई नहीं मिलता। ये बुरी तरह समरीन के दरवाजा खड़काने लगे कि तभी पीछे से कैप्टन निकल के आया जो बुरी तरह सख्त था। कैप्टन ने उन्हें बताया कि उसके बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है और समरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं। ये सुनते ही कैसी वापस पीछे की तरफ मुड़ी जहाँ उसकी मॉम स्टक हो गई थी। इस टाइम जूनियन गन के जरिए अपनी करीब आने वाली क्रैब्स को मार रही थी और बुलेट्स उसकी तकरीबन खत्म ही हो गई थी। इससे पहले कि कोई क्रैब उसके ऊपर हम ना करता, जैसे ही उसके पास आकर उसे हाथ देती है उसकी मदद से जूनियन फाइनली वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गई और ये दोनों भागते हुए अब वापस तक आ गए। ये लोग बिना बक्सा आए के अब सेवरिन के अंदर बैठ गए। इनके बैग्स लगाते हुए ही इन्हें सामने से समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर आती दिखाई दी जिसके इनके सेमरन से टकराते ही ये लोग बेहोश हो गए। जूलियन को अब जब होश आया
तो हैरान कुंदों पे उनकी समरीन इस वक्त पानी में नहीं थी। समुद्र की वो बड़ी लहर इनकी समरीन को घसीट के एक तबाह हुए शहर पे ले आई थी, जिसकी हालत बता रही थी यहाँ पर उनके अलावा कोई जिंदा नहीं रहा होगा। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।